हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बात की थी अबाउट हाउ टू डू द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने देखा था कि कैसे हम लोग सिंपल जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, दो केसेस मैंने आपको कवर करवाए थे, एक सिंपल कैटायन एनायन हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट हो उसका, या फिर कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स और उनकी नेमिंग करना हम लोगों ने सीखा था। आई होप आपने बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आप लोगों को अच्छे से अब इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग भी आ चुकी होगी। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहां हमने छोड़ा था। देखिए ये आपका अगला पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और उसकी आपको नेमिंग करनी है तो सिंपल आपको उस मेटल का नाम लिखना होता है और कुछ भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम लिखना था Cl पिरिडीन, तो आप इसे क्या लिखोगे, ट्राइक्लोरिडो ट्रिस पिरिडाइन क्रोमियम थर्ड। सही है। अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। देखिए अपना अगला रूल, अगर आपके पास कोई पाई डोनर लिगेंड है, जी हाँ, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई पाई डोनर लिगेंड है तो हमने पहले भी देखा था, हम उसके लिए ईटा टू द पावर एक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं जहां पर x होती है उस लिगेंड की हेप्टिसिटी। ये हेप्टिसिटी क्या है ये मैं आपको बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने पाई डोनर लिगेंड्स के बारे में बात की थी। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, यह कार्बोनिल और ये आपका C3H5 एलाइल है ना, पाई डोनर है। तो पाई डोनर जब एलाइल पाई डोनर होगा तो देखो आपके पास क्या होते हैं, 3 कार्बन आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं पाई डोनेशन के अंदर और बेसिकली आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अगर आप इसका नाम लिखने चलोगे तो आप क्या नाम लिखोगे इसका, देखो ये लिखोगे आप ट्राई कार्बोनिल। ठीक, अच्छा आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे तो ये एलाइल है और ये क्या है आपका, क्या है, कार्बोनिल है। तो आप क्या लिखोगे, पहले एलाइल लिखोगे तो आप लिखोगे ईटा टू द पावर 3 एलाइल, फिर आप लिखोगे ट्राई कार्बोनिल, फिर क्या लिखोगे, कोबाल्ट। ठीक, तो ये आपके पास क्या होगा, इसकी एक्चुअल नेमिंग होगी ईटा टू द पावर 3 एलाइल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। और ये -1 चार्ज के ऊपर होता है तो आप ऑक्सीजन नंबर निकालोगे तो कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो सिंपल है, अगर आपके पास कोई पाई डोनर लिगेंड है तो आपको उसकी हेप्टिसिटी को यूज करना होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखें, FePiC5H5 तो ये आपका पेंटाडाइनाइल हो गया, -1 इस पे चार्ज होता है, -2 को बैलेंस करने के लिए Fe पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, +2। बस अब आप इसकी नेमिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, बिस पेंटाडाइनाइल और ईटा टू द पावर आप क्या लिखोगे साथ में इसके ऊपर 5। याद है ना, पेंटाडाइनाइल जब ये पाई बॉन्ड पाई डोनर है तो इसके पास क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे डीलोकेशन के अंदर। तो डाइनाइल इसके नाम में पहले से आ रहा है तो आप लगाओगे बिस ईटा टू द पावर 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल और साथ में क्या आएगा आपका आयरन, आयरन और उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, सेकंड। तो इस तरह से आप इसका नाम कंप्लीट कर सकते हैं और जहां पर पाई डोनर लिगेंड होगा बस वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको हेप्टिसिटी भी यूज करनी है। बाकी नॉर्मल तरीके जो आपने सीखे हैं उन्हीं तरीकों से आप इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम भी लिख सकते हैं। सही है, समझ में आ गया। तो ये तो थी नेमिंग ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स के अंदर ब्रिजिंग लिगेंड्स हो, कौन से लिगेंड्स हो, ब्रिजिंग लिगेंड्स, जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी नेमिंग करने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड सीखने होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एप्लीकेशन पार्ट है और आसान है। एक बार अगर आप सीखो तो आसानी से आप इन कॉम्प्लेक्सेस की क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो। यही अपना अगला पार्ट है। मूव करते हैं, देखिए अपने अगले पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखें। इन केस ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स वी हैव टू यूज अ प्रीफिक्स दैट इज म्यू। तो आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है म्यू, किसके लिए, ब्रिजिंग लिगेंड के लिए। ठीक है, जितने ब्रिजिंग लिगेंड होंगे अलग अलग टाइप के, आप उतने ही बार म्यू यूज करोगे। और अगर आपके पास सेम टाइप की ब्रिजिंग लिगेंड है तो वहां पर हम फिर से डाई, ट्राई और ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए पहला केस, अगर आपके पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स की शक्ल देखोगे। ये एक पॉइंट है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, ब्रिज के दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो दो तरीके से आप उसका नाम लिख सकते हो। पहला तरीका ये, आप देखें CrOH CrNH3 Cl5। ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ब्रिजिंग फॉर्म में बनाऊं तो मेरे पास क्या होगा, इधर CrNH3 होगा, बीच में OH एक ब्रिजिंग लिगेंड है, CrNH3 बनेगा और इसके चार्ज को बैलेंस करने पे आएगा +5, Cl -5 है ना, तो +5। तो पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो। देखो 2 क्रोमियम है, ये 0 ये 0
2x, OH पे चार्ज होता है -1, 2x - 1 इज इक्वल्स टू +5, -1 उधर गया तो बनेगा +6, +6/2, यानी यहाँ पर दोनों क्रोमियम कौन से स्टेट में है, +3 स्टेट में है, पहली चीज़। दूसरा, नेमिंग करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। अगर आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल है तो ये दोनों आइडेंटिकल पार्ट हैं इसके, तो दोनों का नाम आप एक ही जगह पर लिख सकते हो। वही यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द सिचुएशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रिज इज सिमेट्रिकल देन वी कैन राइट द नेम ऑफ रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स एट वन प्लेस। आपको दो बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखोगे सेकंड मेथड, उसमें हम लोग देखेंगे कि आप लेफ्ट टू राइट कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके यही बताता हूँ। देखो, आप यहाँ से नाम लिखना शुरू करो अगर, तो आप क्या लिखोगे, पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन क्रोमियम थर्ड, ठीक। फिर कौन है, ब्रिजिंग है ना, तो नाम लिखोगे म्यू हाइड्रोक्सीडो, और फिर वापस लिखोगे इसका नाम, तो फिर से क्या बनेगा, पेंटाअमाइन बनेगा। फिर क्या लिखोगे, क्रोमियम थर्ड, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, क्लोराइड, इस सिंपल एनायन के लिए। एक तरीका तो है ये, या फिर दूसरा तरीका है, आप क्या करो, पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिख दो। तो आप कैसे लिखोगे, यहां पर नाम इस तरह से भी लिख सकते हो, पहले ब्रिजिंग का नाम लिख दो म्यू हाइड्रोक्सीडो, सही है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल पार्ट है और दो बार आ रहा है, तो इसके लिए आप यूज कर लोगे बिस। बिस के बाद आप क्या लिखोगे, पेंटाअमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो इस तरह से आप अपने इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम लिख सकते हो। दोनों तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट टू राइट चल लो, और अगर दोनों साइड सेम है तो आप एक पार्ट का नाम लिखकर उसका आगे क्या लगा सकते हो, बिस लगा सकते हो। तो देखें, ये इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम हो सकता है म्यू हाइड्रोक्सीडो बिस पेंटाअमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा। या फिर आप चाहो तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखें, जब भी आपके कॉम्प्लेक्स में एक ब्रिजिंग लिगेंड है, उस ब्रिजिंग लिगेंड के लिए आप क्या यूज करोगे, म्यू प्रीफिक्स यूज करोगे, उसके बिना आप उसकी नेमिंग नहीं कर सकते। चलिए कॉपी करें, फिर मूव करते हैं इसके दूसरे मेथड पे, जो मैंने आपको ये सिखाया। पॉइंट तो आपको दोनों लिखने चाहिए, पहले आप ये पॉइंट लिखो, ये इसका एग्जाम्पल लिखो, फिर हम मूव करते हैं इसके सेकंड तरीके के ऊपर। फिर देखें, जो सेकंड मेथड मैंने आपको सिखाया, और वी could also have written the name of one side of the bridge ligand and then the name of bridge ligand and then the other side of the bridge. Sorry, ये यहाँ पे misprint हो गया है। We could also have written the name of one side of the bridge and then the name of bridge ligand and then the other side of the bridge like this. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये आपका ब्रिज है, तो पहले ब्रिज के इस साइड का नाम लिख लो। तो इस साइड का नाम क्या होगा, पेंटाअमाइन क्रोमियम थर्ड। फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखो म्यू हाइड्रोक्सीडो। फिर इस साइड का नाम लिखो पेंटाअमाइन क्रोमियम थर्ड, और साथ में क्या आएगा, क्लोराइड। तो देखें, पेंटाअमाइन क्रोमियम थर्ड इस साइड का नाम, फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम, देन इस वाले साइड का नाम, और लास्ट में आपका क्या होगा, कंपाउंड क्लोराइड। तो दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको लगे वैसे आप इसका नाम लिख सकते हो। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि आपसे किस तरह का नाम लिखवाया गया है। दोनों लिखे हुए हैं तो मल्टीपल चॉइस में दोनों आंसर सही माने जाएंगे। सही है। चलिए इसके बाद देखें, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अगर अभी तो आपने देखा कि एक ब्रिजिंग लिगेंड है, क्या हो अगर आपके पास दो अलग अलग ब्रिजिंग लिगेंड हो। तो एक एग्जांपल देखें, जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 ठीक, इधर है OH और इधर है NO2, CO NO2। यहाँ पर क्या बनेगा आपका NH3 और मान लो आगे मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर Cl4, या फिर आप चाहो तो ऐसा लिख लो SO4 चलिए, सबसे पहला काम नेमिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। तो देखो सल्फेट -2, सल्फेट के -2 को बैलेंस करने के लिए इस पे चार्ज आएगा +4। सही है। फिर से तरीका देखो, दो तीन तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। आप चाहो तो इस +4 को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, +2 OH पे ओवरऑल चार्ज होता है -1, तो इसके -1 को आप बैलेंस करोगे तो +1 से करना होगा। तो +1 का आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। सेम ऐसे ही -1 +1 को बैलेंस करने का आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। या फिर ये न्यूट्रल हटा दो, x 2x -1 -2, तो 2x -2 इज इक्वल्स टू +4। 2x के लिए x 6, तो x के लिए कितनी आ गई 3,
यानी कोबाल्ट यहाँ पर भी +3 स्टेट में है और यहाँ पर भी +3 स्टेट में है। अब आप देखें लिगेंड ब्रिज के दोनों साइड का कॉम्प्लेक्स क्या है, पार्ट क्या है आपका, सेम है। तो फिर से आपके पास दो तरीके आ गए नाम लिखने के। पहले आप ब्रिज का नाम लिख दो, तो ब्रिजिंग में क्या होगा, ये हाइड्रोक्सीडो H, ये है नाइट्राइटो N, सही ना, या नाइट्रो बेसिकली। तो आप देखो नाम लिखोगे तो H पहले आता है, तो पहले आप लिखोगे म्यू हाइड्रोक्सीडो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे, देन आप लिखोगे म्यू नाइट्रो, सही है। अब दोनों साइड सेम है तो आप लगाओगे बिस, हाँ सिंपल वही, बिस के बाद क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, देन आप क्या लिखोगे, सॉरी क्लोराइड नहीं, यहां पर आप क्या लिखोगे, सल्फेट। तो इस तरह से आपके इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का पहला तरीका। या फिर आप चाहो तो लेफ्ट टू राइट नाम लिख सकते हो। तो लेफ्ट टू राइट में आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे टेट्रा अमाइन, उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, हाँ वेरी गुड, कोबाल्ट थर्ड, एक साइड हो गया। फिर लिखेंगे ब्रिजिंग, अब दोनों अलग अलग है तो दोनों का नाम लिखो, क्या लिखोगे, म्यू हाइड्रोक्सीडो, देन म्यू नाइट्रो, देन वापस से आप उसका नाम लिखो, तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, बोलो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहां लिगेंड अलग हो और यहां लिगेंड अलग हो, फिर उस केस में आप ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करोगे, फिर आपको नेमिंग करते टाइम दूसरा तरीका यूज करना होगा। फिर आप क्या करोगे, नॉर्मल इसी मेथड को फॉलो करोगे और लेफ्ट टू राइट चलते हुए आप अपने लिगेंड का या फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल दूं एक, या देख लो, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर आओ। ये देखो जैसे ये है NH3 ठीक है, इधर मैंने लिया CO, यहां मैंने लिखा OH, यहां पर मैंने लिख दिया वही NO2, ठीक है, या साइनाइड लिख लो चलो इस बार। फिर यहाँ पे आप लिखोगे कोबाल्ट और यहाँ लिख दो En2, बाकी सब सेम है, SO4 आ गया। तो देखो +4 चार्ज आएगा, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, फिर से कोबाल्ट यहाँ कौन से स्टेट में आएगा, +3। अब ब्रिजिंग लिगेंड्स भी अलग हैं और कॉम्प्लेक्स के दोनों पार्ट भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अब आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर पाओगे, अब आपको यही मेथड यूज करना है। तो आप नेमिंग कैसे करोगे, आप लिखना शुरू करोगे टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, फिर क्या लिखोगे, म्यू हाइड्रोक्सीडो, देन म्यू साइनाइडो, सही ना। उसके बाद वापस से नाम लिखोगे। अब देखना इथाइलिन डाइअमाइन, 2 इथाइलिन डाइअमाइन, तो बिस यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, यहां डबल M नहीं आएगा, सिंगल M आएगा, कोबाल्ट थर्ड, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सल्फेट। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर सकते हो। इसमें एक और तरीका होता है, आप चाहो तो पहले ब्रिज को लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, ब्रिज को, यानी इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, म्यू हाइड्रोक्सीडो, देन म्यू साइनाइडो, हो गया ब्रिज पहले। अब पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नाम लिखो, क्या लिखोगे, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इस तरह से भी आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। तो 2-3 तरीके होते हैं, जो आपको सूटेबल लगे और जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो उस मेथड को आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, इनके आपको ऑप्शन में मिलने के चांसेस बहुत रेयर है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, एप्लीकेशन पार्ट है, बस इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। चलो अब कवर करना शुरू ही किया है तो एक केस और कर लेते हैं। अभी आप देखें ब्रिजिंग लिगेंड्स अलग अलग हैं, क्या हो अगर आपके दोनों ब्रिजिंग लिगेंड क्या हो, सेम हो। हाँ वेरी गुड, सेम होंगे तो कोई बात नहीं, हम डाई ट्राई टेट्रा वही वाले कंसेप्ट वापस से यूज कर लेंगे। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे ब्रिजिंग लिगेंड सेम हो तो उस केस में हम लोग कैसे इन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करेंगे। तो देखें नेक्स्ट पॉइंट अपना 11th पॉइंट, दैट इज इफ सिमिलर ब्रिजिंग लिगेंड occurs more than once then we use डाईम्यू, ट्राईम्यू एटसेट्रा, ठीक है। तो म्यू के साथ आपको डाई ट्राई टर्म भी यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉम्प्लेक्स देखा था, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, CONH3 ठीक। तो NH3 ये कोबाल्ट,
इधर ब्रिजिंग लिगेंड है OH और इधर भी ब्रिजिंग लिगेंड है OH। फिर से ये कोबाल्ट, यहाँ है आपका इथाइलिन डाइअमाइन, बाकी सारी कहानी सेम है। यहाँ पर है 2 सल्फेट SO4 होल ट्वाइस। तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ पर भी +3 आएगा, यहाँ पर भी +3 आएगा। अब आप देखो, अब आपको नेमिंग करनी है, तो फिर से आपके पास वही 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप चाहो तो पहले कॉम्प्लेक्सेस का ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिख लो, बाद में कॉम्प्लेक्स लिख लो, या फिर पहले लिख लो इधर से लिखना शुरू करो। तो ये क्या बनेगा आपके पास, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। सही है। अब देखें 2 लिगेंड है, दोनों के दोनों ब्रिजिंग लिगेंड सेम है, तो आप लिखोगे डाईम्यू हाइड्रोक्सीडो। सही है। फिर इधर वाले पार्ट का नाम लिखो, तो क्या लिखोगे, बिस इथाइलिन डाईअमाइन। सही ना। फिर क्या लिखोगे, कोबाल्ट 3 और साथ में क्या लगा दोगे, सल्फेट। ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पहले ब्रिजिंग लिगेंड को दिखा सकते हैं, मतलब आप नाम लिख सकते हो डाईम्यू हाइड्रोक्सीडो। ठीक है। फिर नाम लिखना शुरू करो, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। वो नाम भी इसका सही नाम माना जाएगा। अब इसी में एक और केस हो सकता है, ये भी सेम हो और आपका साथ में क्या हो, जो कॉम्प्लेक्स के दोनों पार्ट हैं वो भी सिमेट्रिकल हो। जैसे ये वाला केस देखें, H2O होल 5 Fe OH OH Fe H2O होल 5। ठीक है। और इसको आप बैलेंस करवा लो, वही ऐसा कर लो, Cl4 ले लो। ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो फिर से ऑक्सीजन नंबर निकालो, -4 को बैलेंस करने के लिए +4 डिवाइड करो, +2 आधा इधर से आधा इधर से, है ना, आधा इससे, तो ये आएगा +3, ये भी कितना आएगा +3 हो गया। अब 2 तरीके, या तो लेफ्ट टू राइट लिख लो, वो भी सही होगा, या फिर आप देखें लिगेंड सेम सिमेट्रिकल है, तो बहुत सिंपल हो गया इसका नाम लिखना। आप चाहो तो पहले लिगेंड लिख लो, यानी आप क्या लिखोगे, डाईम्यू हाइड्रोक्सीडो। हाँ, उसके बाद बिस और आप ब्रैकेट में इसका नाम लिखो, तो बिस में क्या बनेगा आपके पास, पेंटा एक्वा, वाटर है ना, तो पेंटा एक्वा आयरन 3 और फिर नाम क्या लिख दोगे आप, इसका क्लोराइड। इस तरह से भी आप इस कॉम्प्लेक्स की क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो। तो इसमें कुछ स्पेशल आपको याद नहीं रखना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। जो आपके पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होंगे उनके लिए आप म्यू प्रीफिक्स यूज करोगे। अगर एक से ज़्यादा सेम टाइप के ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं तो उनके लिए आप डाईम्यू, ट्राईम्यू, टेट्राम्यू इस तरह के प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हो। फिर आप कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को देखोगे, अगर सिमेट्रिकल है तो एक ही बार में दोनों का नाम लिख दो, लेकिन अगर असिमेट्रिकल है तो फिर आपको दोनों का अलग अलग नाम लिखना होगा। या फिर आप चाहें तो लेफ्ट से शुरू कर राइट तक भी क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये थी आपकी एंटायर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स का अब आप यहाँ से इन रूल्स को फॉलो करते हुए नेमिंग कर सकते हो। जो मेन चीज़ है नेमिंग सीखने के लिए वो है प्रैक्टिस। तो आपको डीपी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस आप उतने क्वेश्चन कर लो, वो आपने तमीज़ से कर लिए, ढंग से सॉल्व कर लिए, तो आपको गारंटी देता हूँ जेई में तो आप नेमिंग का एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते हो। कंडीशन इज कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ठीक से कैलकुलेट करना आना चाहिए और आपने रूल्स को प्रॉपरली क्या किया है, फॉलो किया है। चलिए, ये सब सीखने के बाद अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या किया है, बेसिक पार्ट सारे कवर कर लिए। हमने टर्मिनोलॉजी सीख ली है कि लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। अब हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मूव करने वाले हैं। ये था फर्स्ट पार्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब हम मूव कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो एक्चुअली कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली 3 थ्योरीज से डील करेंगे। जो सबसे पहली थ्योरी आती है दैट इज कॉल्ड वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग के बारे में बात की थी। तो क्या उसने बात की, क्या नहीं की, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें उसने एक्सप्लेन की वो हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो थ्योरी फेल हुई तो क्यों हुई और वो सक्सेसफुल थी तो क्यों थी।
उसकी कमियों को दूर करने के लिए फिर हमारे पास सेकंड थ्योरी आएगी, इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई के अंदर पूछे जाते हैं। एंड देन विल कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए तो आप ये कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक के पर, दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो शुरू करते हैं विद वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो हेडिंग डाल लें आप नेक्स्ट, बॉन्डिंग इन ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और यहां पर हम जो सबसे पहली थ्योरी पढ़ने वाले हैं दैट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बेसिकली एल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्रेडिक्ट की थी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग पैटर्न कैसा हो सकता था। आओ मिलते हैं, शायद आपको फोटो ज़्यादा ठीक से दिख नहीं रही हो, खैर इसका कोई काम नहीं है, बट ऐसे ही आपको मिलवा दिया मैंने। दिस इज वर्नर, और इन्होंने ही क्या कहा था, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का पहला अटेम्प्ट था। और इसके बाद ही बाकी थ्योरीज आई और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के अंदर इतनी स्टडी की गई। चलिए डिस्कस करते हैं क्या कहा था वर्नर ने। वर्नर ने कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो तरह की वैलेंसीज रखता है। कौन सी तरह की? दो तरह की वैलेंसी। एक वैलेंसी होती है आपके पास प्राइमरी वैलेंसी, और वहीं जो सेकंड कैटेगरी होती है, जो सेकंड टाइप ऑफ वैलेंसी होती है, वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। चलो लिख तो हम लेंगे अभी सब चीज़ें, आपको पता ही लिखा हुआ था हमारे पास, सब कुछ मिल ही जाएगा आपको। तो डिस्कस करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है और किस बेसिस पर उसने इनको जस्टिफाई किया। उसने कहा कि प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है वो बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। वहीं पर अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी की बात करो तो सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। किसको? कोऑर्डिनेशन नंबर को। फर्दर वर्नर ने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दिस इज आयनाइजेबल, यानी ये आसानी से आयनाइज हो जाती है। और जैसा हम लोग देखते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है। तो आयनाइजेशन स्फीयर का जो पार्ट होगा वो आयनाइजेबल होगा और वो बेसिकली कौन सी वैलेंसी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा? प्राइमरी वैलेंसी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा। वहीं पर जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज नॉन आयनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं होती है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नेचर में क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल, यानी बेसिकली ये आपके पास एक तरह का आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड नेचर में नॉन डायरेक्शनल है। वहीं पर आप देखें सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर जो आपके लिगेंड मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। और क्योंकि आपका कोवेलेंट बॉन्ड नेचर में डायरेक्शनल होता है, ये अपने आप को एक फिक्स ज्योमेट्री के अंदर क्या करेंगे? अलाइन करेंगे। तो जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं दोज आर डायरेक्शनल इन नेचर, और ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसके रिस्पॉन्सिबल होती है? स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, CONH3 होल 6Cl3 लिखा हुआ है, तो देखिए ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहां पर क्या होगा? एक कोबाल्ट एटम 6 NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। एक चीज, ठीक, ये आपकी आयनाइजेबल पार्ट है, आयनाइजेशन स्फीयर है, ये बेसिकली आपकी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट आता है उसे हम लोग काउंटर आयन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काउंटर आयन। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, और ये जो आयन है जो कि आयनाइज होकर ब्रेक होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर आयन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इनको लिखवाऊंगा नहीं, आप नाम से समझ लें। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। ये आपके पास काउंटर आयन है जो कि आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर लाई करता है। तीसरी चीज, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है ये हमेशा, इसको हमेशा कौन सेटिस्फाई करेगा? दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। सिर्फ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स ही क्या कर सकते हैं? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, एंड इन सम केसेस यहाँ पर आपका पॉजिटिव लिगेंड भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू वर्नर सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करते हैं? या तो नेगेटिव आयंस या फिर आपके पास क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये है CONH3 होल 6,
यहाँ पर तीनों क्लोरीन क्या कर रहे हैं, अभी इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो आपके न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर इसकी कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जब हम कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे या रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो प्राइमरी वैलेंसीज को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई आयन, ऐसा भी हो सकता है कि एक आयन एक नेगेटिव लिगेंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उस केस में हम सॉलिड लाइन और डैश लाइन दोनों लाइन्स को यूज करते हैं, ये बताने के लिए ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है ये इस मेटल की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बेसिस पर कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत आइडिया दूं कि किस तरह से उसके अंदर बॉन्डिंग हो रही होगी, तो आप देखें कॉम्प्लेक्स का एक फॉर्मूला मैं लेता हूं, COCl3.6NH3, एक कॉम्प्लेक्स में लेता हूं आपके सामने COCl3.5NH3। ठीक है, तो कोबाल्ट आप यहां पे देखें ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +3 स्टेट में आएगा, ये हम सीख चुके हैं। कोबाल्ट का +3 स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, हाँ वेरी गुड 6 होता है। तो देखो 6 सेटिस्फाई करना है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कोबाल्ट आपका 6 NH3 मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये 6 NH3 मॉलिक्यूल्स इसकी सिर्फ कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। वहीं आपके पास जो 3 क्लोरीन एटम्स होंगे वो 3 क्लोरीन एटम्स क्या करेंगे, इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे कुछ इस तरह से। तो जो डॉटेड लाइंस है वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट कर रही हैं, और जो सॉलिड लाइंस हैं वो सेकेंडरी वैलेंसीज को डिनोट कर रही है। वहीं अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में बात करूं तो आप देखें 5 NH3 न्यूट्रल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हाँ सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट, ये आपके पास बना NH3, इधर भी आएगा NH3 आएगा, यहाँ एक और NH3, यहाँ एक और NH3, और इधर भी आपके पास आ जाएगा एक NH3। अब अभी अगेन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो अब क्या करेगा, इनमें से एक Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, और साथ ही साथ ये Cl इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम इसे डॉटेड और सॉलिड दोनों लाइन से एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास जो 2 एक्स्ट्रा क्लोरीन बचे वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को, और इस तरह से वर्नर के हिसाब से हम इस कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? ये जो 3 Cl आपको ये दिख रहे हैं ये इसकी ज्योमेट्री में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है जहां पर NH3 इस तरह से अटैच्ड है, तो आप देखें ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हो, आपको एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये सेकेंडरी वैलेंसीज है, बेसिकली ये इस मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर ज्योमेट्री प्रोवाइड करवा रही है। ये जो प्रॉपर ज्योमेट्री बनी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, जबकि ये तीनों Cl आपके कौन से पार्ट के अंदर काउंट होंगे, आयनाइजेबल पार्ट के अंदर काउंट होंगे। बोलो समझ पा रहे हैं? तो बस यही थी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर ने ब्रॉडली 2 ही चीज़ें सिखाई कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, और दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आए लिखना शुरू करते हैं हम लोग चीज़ें। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। In 1893, Werner was the first attempt to explain bonding in coordination compounds, और उसकी जो थ्योरी थी was built on the basis of chemical reaction। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज तो क्या है, हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक्चुअल स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं। उस टाइम तक वर्नर के पास, आप देख रहे हो ईयर 1893, उस टाइम तक ऐसे कोई डिवाइस नहीं थे। तो वर्नर ने अलग अलग कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाई, और उन रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने अपनी थ्योरी बनाई थी। And there was no modern instrument which could tell the actual structure of a complex like X-ray diffraction today। ठीक है, तो सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाया। उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू वर्नर अ मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। वन इज प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, दिस करस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जैसे हमने डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल और आयनाइजेबल और आयोनिक वैलेंसी, क्योंकि यही आयनाइजेबल पार्ट है, बेसिकली आयनिक बॉन्ड बना रहा है, एंड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। थर्ड,
इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन एंड इट्स अटैचमेंट विद द सेंट्रल मेटल आयन इज शोन बाय डॉटेड लाइंस, जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। सही है। तो सबसे पहले तो आप ये पार्ट लिखें, इससे पिछला पार्ट आपको नहीं लिखना था। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी वैलेंसीज। आप कैसे लिखोगे, पेज के 2 पार्ट बनाए, इधर लिखें प्राइमरी वैलेंसी और फिर इधर लिखेंगे आप सेकेंडरी वैलेंसी, और उसके बाद आप ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी करने वाले हैं। फिर देखो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा सेकेंडरी वैलेंसी किसको करस्पॉन्ड करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को। डायरेक्शनल होती है नेचर के अंदर, इसलिए आपके जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिलेगी। satisfied by negative, positive and neutral ligands and its attachment with the central atom is shown by solid lines, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये 2 एग्जाम्पल लिखें, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3। आप चाहें तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, COCl3.4NH3। तो यहाँ पर क्या होगा, कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 तो आपके पास NH3 मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये 4 तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि न्यूट्रल है। अब 2 क्लोरीन दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे और 1 क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। कर सकते हैं ना। तो आप साथ ही साथ ये तीनों एग्जांपल्स कॉपी करें जो कि वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं फॉर दीज कॉम्प्लेक्सेस। साथ ही साथ देखिए आपके सामने एग्जांपल लिखा है, तो आप देखो वर्नर ने क्या किया था, वर्नर ने ही ये रिप्रेजेंट करना सिखाया हमें कि आप क्या करो, 2 पार्ट में कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर लो। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, या फिर आप इसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के नाम से भी जानते हो। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, और ये इसका कौन सा पार्ट होगा, नॉन आयनाइजेबल पार्ट होगा, जिसको हम चैप्टर के शुरू में ही देख चुके हैं। और ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर होगा। बेसिकली यहाँ पर 2 Cl- आपके काउंटर आयंस होंगे ना। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ, अगर आपने कॉपी कर लिया है एक तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, और ये आपके पास कौन सा आयन है, काउंटर आयन है। सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, वर्नर इंट्रोड्यूस्ड द स्क्वायर ब्रैकेट्स to enclose those atoms making up the coordination complex and which are therefore not ionized। जब भी अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो देखो कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, 2 पार्ट्स में, COCl H2O होल 5 ये आपका अनटच्ड पार्ट रहेगा, अनआयनाइज्ड पार्ट रहेगा, +2 और साथ में 2 Cl-। तो टोटल आयंस कितने बनाएगा, देखो ये 3, और आयंस पे टोटल चार्ज कितना होगा, +2, इधर 2 इधर 2, तो 3 आयंस मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा, चार्ज। इस चीज़ से अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये ब्रेक होकर आयंस तो बना रहा है, अगर इस सोल्यूशन में जाएगा आयंस बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हम कंडक्टिविटी भी कंपेयर कर सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, बट हाल फिलहाल आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और साथ ही साथ इस थ्योरेटिकल पार्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए समझ गए आप इस बात को। अब इस बात को समझने के बाद वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। वर्नर ने आपको ये सिखा दिया कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वैलेंसीज होती हैं जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो आपको एक कहानी सुनाएगा और उस कहानी के बेसिस पर आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूँ कि आपके पास एक कंपाउंड है COCl2.NH3 या .5NH3, ठीक है, या कुछ और कंपाउंड देगा, वो मान लो मैंने 6NH3 बोल दिया, या COCl4 है ना, और मैंने लिख दिया यहाँ पर लेट्स से 4NH3, कुछ इस तरह का मैंने लिख दिया आपसे, है ना। COCl3.4NH3 ले लो, क्योंकि अभी भी आपने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ी है, तो ये चीज़ तो आप वैसे ही बता सकते हो कि 4NH3 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी और 3 में से 2 क्लोरीन इसकी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि जेईई के अंदर भी पूछे जा चुके हैं, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन से कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना होता है। तो आओ बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन के थ्रू ही बात करते हैं। आपके पास कंपाउंड है कि 26.65 ग्राम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, व्हेन ट्रीटेड विद AgNO3, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स था CrCl3.6H2O। आपने इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाई, जैसा कि आपको दिख रहा है
क्रोमियम यहाँ पे +3 स्टेट में होगा, पहली चीज। दूसरा, क्लोरीन एटम्स हैं, तो जितने क्लोरीन यहाँ से आयनाइज हो सकते हैं उतना आपको क्या मिल जाएगा, AgCl मिल जाएगा, मिलेगा। तो उसने बोला है कि यहाँ से 28.7 ग्राम AgCl प्रोड्यूस हुआ। तो AgCl का अगर आप मोलर मास देखोगे 143.5 आएगा, तो 28.7 अपॉन 143.5 ये आपको 0.2 मोल AgCl मिल जाएगा। तो बेसिकली इस कंपाउंड से 0.2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है। अब आप ये देखो कि इस कंपाउंड के अपने खुद के मोल्स कितने थे। तो देखो 26.65 ग्राम इसका मास है और साथ ही आपको इसका मोलर मास दिया हुआ है 266.5। तो ये बेसिकली आपके पास 0.1 मोल था। अगर यहाँ से एक क्लोरीन आता तो आपको 0.1 मोल से 0.1 मोल AgCl मिलता। यहाँ आपको 0.1 मोल से कितना AgCl मिल रहा है, 0.2 मोल AgCl मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयनाइजेशन स्फीयर बनेगा उसमें 2 क्लोरीन एटम होंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर इसके 0.1 मोल से 0.1 बनता तो एक क्लोरीन बाहर आता। इसके 0.1 से 0.2 बन रहा है, मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स बाहर आएंगे। अगर इसके 0.1 से 0.3 बन जाता तो यहाँ पर इसका मतलब 3 क्लोरीन आपके आयनाइजेबल होते। तो इस कॉम्प्लेक्स में 3 में से 2 क्लोरीन आयनाइजेशन स्फीयर में होंगे और 1 क्लोरीन अंदर होगा। क्रोमियम +3 स्टेट में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। एक तो इस क्लोरीन ने सेटिस्फाई कर दिया है, बाकी के 5 किसके थ्रू सेटिस्फाई होंगे, वाटर, और एक H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा और यही आपके इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। बोलो कर सकते हैं। तो इस तरह के आप देखो, अगर आप यहाँ सिर्फ वर्नर के हिसाब से कर लेते तो आपका गेम हो जाता। आप बोलते कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए +6 है ना, न्यूट्रल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा तो CrH2O6 और फिर आप लिख देते Cl3। बस यहाँ तो गेम हो चुका होता, गेम आंसर ही गलत आ जाता। ऐसा नहीं है कि हर बार आप वर्नर के हिसाब से कर पाओ। क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करना आना चाहिए, उसी के बाद आप अपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बोलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे पास यही टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक तो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको और क्वेश्चन से मिलवाता हूं जो आप वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फिर देखें, आगे बढ़ते हैं। कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको मिलवाता हूं जो कि आपसे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ऊपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखें मैं आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं। कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले हैं कुछ इस तरह से, COCl3.6NH3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1। फिर आपके पास सेकंड कॉम्प्लेक्स है COCl3.5NH3। फिर आपके पास थर्ड कॉम्प्लेक्स है COCl3.4NH3। फोर्थ कॉम्प्लेक्स आपके पास है COCl3.3NH3। ठीक है, आपको इन कॉम्प्लेक्सेस को अरेंज करना है अलग अलग ऑर्डर्स में। पहला आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसमें अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। आप देखें, ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखना पॉइंट्स को। अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख रहे हो तो किसी भी सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगी, एक नंबर ऑफ आयंस और दूसरा चार्ज ऑफ आयंस। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखोगे चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो बेसिक वर्नर के हिसाब से बात करोगे। इसमें कोबाल्ट का स्टेट है +3, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, CONH3 और साथ में बनेगा Cl3। तो जब ये आयनाइज होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो इंटैक्ट रहेगा, +3 चार्ज प्लस साथ में क्या मिलेगा, 3Cl-। तो देखो आपको नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, 4, और हर आयन पे चार्ज कितना है, +3। सही है। ऐसे ही अगला अगर आप देखोगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, CONH3 और साथ में अब एक Cl आएगा अंदर और 2 Cl आएंगे बाहर।
आएगा। अब बताओ आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, जब वो ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, CONH3 होल 5Cl कितना, +2 और साथ में क्या बनाएगा 2Cl माइनस। सही है। अब बताओ नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए 3 और उनके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +2 बोल लो या -2 बोल लो, है ना। थर्ड कॉम्प्लेक्स COCl3, तो यहां बनेगा CONH3 होल 4, 2 क्लोरीन अंदर और 1 क्लोरीन बाहर। जब ये आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा CONH3 होल 4 Cl2, चार्ज आएगा प्लस और 1 Cl। तो बताओ यहां से आपको नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं 2 और आयंस के ऊपर चार्ज कितना मिल रहा है +1। फाइनल ये जो होगा इसके स्ट्रक्चर में यही बना देता हूं। तो यहां पर जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करना है तो ये आयनाइज ही नहीं होगा, यहाँ से एक भी आयन नहीं मिलेगा, तो ये आपका नॉन आयनाइजेबल है पूरा का पूरा। अगर ये नॉन आयनाइजेबल है तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो बताओ सबसे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी आएगी 4, उसके बाद कौन आएगा 3, उसके बाद कौन आएगा 2 और उसके बाद कौन आएगा 1, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं और साथ ही साथ उसके अंदर चार्ज भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है। चलिए तो पहला आप ये पार्ट कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, आप यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कंपेयर कर सकते हो। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप तभी कंपेयर कर पाओगे जब आपने फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप देख लो, मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको, फिर जब आप कभी आगे पढ़ोगे तो उस चीज़ को आप यहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकते हो। कॉपी करो, फिर हम इसके अगले पार्ट से मिलते हैं। फिर देखो जो सेकंड अपना पार्ट है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। तो आप ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, so these are the properties of dilute solutions which are dependent on what, number of particles in solution। इस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप ये पढ़ोगे आगे चलकर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप ध्यान देने बहुत छोटी ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिलेट कर लोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं कुछ खा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो जब आप पढ़ोगे तब वो अपने आप रिलेट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कई बार आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना होता है। तो ध्यान रखना, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर आयंस। सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयंस या पार्टिकल्स होंगे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और की जगह एंड लिख लें, ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस या फिर पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप देखें, जैसे मैं आपसे इन चारों में पूछूं, मान लो मैंने आपसे बोला इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो, सब भी आपने देखा ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा 4, 3 Cl माइनस और एक कॉम्प्लेक्स आयन। ये देगा 2 Cl माइनस और कॉम्प्लेक्स आयन 3 आयंस। ये देगा 2 आयंस और ये एक भी आयन नहीं देगा। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस दे रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर नंबर आएगा सेकंड का, फिर नंबर आएगा थर्ड का और फिर नंबर आएगा फोर्थ का। वहीं अगर मैं आपसे इनका फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा 1, फिर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 4। तो इस तरह से आप बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ से इनऑर्गेनिक को फिजिकल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिनके चांसेस होते हैं जेईई एडवांस में आने के। आए भी हैं, देखना आप, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक को एक साथ क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। आगे देखें आप, मैं आपसे एक और चीज़ पूछ सकता हूँ, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, कितना सबसे ज़्यादा मोल्स ऑफ AgCl किस केस में प्रेसिपिटेट होंगे? तो जो सबसे ज़्यादा Cl- प्रोड्यूस कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे आप आगे देखते जाओगे इन चारों कॉम्प्लेक्स में, तो फोर्थ में एक भी Cl- नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कोई मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ये छोटे छोटे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपसे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। बोलो कर सकते हैं? कोई डाउट है हमें यहाँ पर? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप कंपेयर कर सकते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप कंपेयर कर सकते हो, साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि उस गिवन कॉम्प्लेक्स से कितने मोल्स ऑफ AgCl आप प्रेसिपिटेट करवा पा रहे हैं, या फिर कोई और भी आयन, मान लो सल्फेट होता तो हम Ag सल्फेट के प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते, या किसी और सल्फेट के प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। सही है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आज के लिए, आज हम बस यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। यही आपकी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है ही नहीं। दो चीज़ें हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया है, और कैसे हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे और इसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए, द क्वेश्चन इज कि अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of electrical conductivity. ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं मैं आपके सामने। ऑप्शन ए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ए है KCONH3 होल ट्वाइस NO2 4। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है बी, विच इज CrNH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। थर्ड कॉम्प्लेक्स है सी, विच इज CrNH3 होल 5, साथ ही में है NO, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यहाँ पे कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, NO2 होल 6 ट्वाइस। एंड डी ऑप्शन इज MgCu NH3, not Cu, this is CO, NH3 and NO2 होल 5। चलिए, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर अरेंज करना है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। करें? मुझे क्या देख रहे हो, करो जल्दी से, बताओ। हाँ, पॉज कर लो वीडियो को, आराम से बताओ। हो गया? करें डिस्कस? चलिए, इसका जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा करेक्ट, वो होगा, सबसे ज़्यादा होगी सी, फिर कौन आएगा डी, फिर आएगा ए, और फिर आएगा बी। अगर आपका आंसर आ गया है ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही हो, है ना। अब करोड़पति तो खेल नहीं रहे हम कि आपको प्राइज मिलेगा 1 करोड़ का, लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, K++ CONH3 होल ट्वाइस NO2 होल 4। बेसिकली आपको 2 आयंस मिल रहे हैं जिन पे चार्ज आ रहा है +1 या फिर -1। ये आयनाइज ही नहीं होगा तो 0 आयंस मिलेंगे, तो इसकी तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात नहीं कर सकते, तो हो गया बर्बाद, इसलिए इसकी सबसे कम है। अब आप इसको ब्रेक करो, जो पहले लिखा होता है वो कैटायन, जो बाद में लिखा था वो एनायन। बचपन में सीखा हुआ रूल, क्रिस क्रॉस रूल, इस पे चार्ज आएगा प्लस, और इसकी यूनिट कितनी है 3, तो 3 ये बनेगा CrNH3 होल 5 NO+2 प्लस, इसकी यूनिट है 2, तो CONO2 6 3 माइनस। बताओ टोटल आयंस कितने हो गए, 5, और चार्ज कितना है 3 2 +6। देखो नंबर ऑफ आयंस 5 है और चार्ज है इस पे +6। यहाँ पर आओ,
Mg क्या होता है +2, Mg के +2 को बैलेंस करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कितना आएगा -2। बताओ कितने आयंस, 2 आयंस, और चार्ज कितना 2 है ना, +2 -2 जो भी मान। अब आप देखो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा है, चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, C। डी ऑप्शन और ए ऑप्शन में दोनों में नंबर ऑफ आयन सेम है, लेकिन यहाँ अगर आप चार्ज की वैल्यू देखो तो वो +1 या -1 जो भी बोलना चाहो, और यहाँ है -2। क्योंकि यहाँ चार्ज ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा, इसलिए डी की कंडक्टिविटी ए से ज़्यादा है, और बी से तो आयन प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को यूज़ कर सकते हो और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए रह रह के मतलब हर 2-3 साल में एक बार 2 बार वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो ये थी अपनी बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का पहला पार्ट, पहली थ्योरी विच इज कॉल्ड वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे और बात करेंगे अबाउट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी विच इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।